हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने के रूट्स के बारे में। किस तरह से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी को किया जाता है, कौन से साइड से उनको किया जाता है और उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली ज़्यादातर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर जो हम करते हैं वो या तो हाथ की नली जिसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं उससे करते हैं, या पाँव की नली जिसे फीमोरल आर्टरी बोलते हैं उससे करते हैं। तो इस बारे में आज हम बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी क्या है। बेसिकली एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम एक हाथ या पाँव की नली में एक एक्सेस करते हैं आर्टरी में और एक शीट डालते हैं। उस शीट के थ्रू एक कैथेटर या एक ट्यूब हम हार्ट की नली के पास ले जाते हैं, उसमें से कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो हार्ट की नली का फोटो आ जाता है। एक्सरे टाइप की मशीन जिसे फ्लोरोस्कोपी हम बोलते हैं उसमें फोटो आ जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान उसको रिपेयर करने का प्रोसीजर है जिसे हम बगैर सर्जरी कर सकते हैं, यानी कि वही शीट या ट्यूब जिसको हमने हार्ट की नली में डाला है उसमें से एक वायर को हम पास करते हैं कैथेटर के द्वारा, और ये वायर जब हार्ट की नली में जो उस ब्लॉकेज के थ्रू जब इस वायर को हम क्रॉस करते हैं तो बाद में हम एक बलून लेके जाते हैं वहाँ पे। इस बलून को हम हाई प्रेशर कॉन्ट्रास्ट से फुलाते हैं जो कि हमें मशीन पर दिखता है फूला हुआ। इसके बाद फिर बलून फुलाने के बाद जब ब्लॉकेज या कचरा एक तरह से साइड पर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक स्टेंट लगा देते हैं जो कि बेसिकली एक मेटल का पतला जाली जैसा होता है, और ये स्टेंट जब हम वहाँ पे लगा देते हैं तो वो कचरे या जो ब्लॉकेज है उसको बीच में आने से रोकता है और नली को खुला रखता है। तो इस प्रोसीजर को बेसिकली एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ज़्यादातर ये हार्ट की नलियाँ, किडनी की नली और हाथ पाँव की नलियों के लिए, कभी कभार ब्रेन की नलियाँ और गले की नलियों के लिए भी किया जाता है। ये प्रोसीजर आजकल काफ़ी प्रचलित है और ज़्यादातर हार्ट की नलियों में 80 to 90% ऑफ द केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है वो एंजियोप्लास्टी के द्वारा ही होता है। बेसिकली आज हमारा टॉपिक है इसको करने के रूट्स के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो बेसिकली डॉक्टर का डिसीजन है कि वो कहाँ से करना चाहता है, हाथ से या पाँव से। बेसिकली काफ़ी लोगों को जब प्रोसीजर किया जाता है या जब प्रोसीजर प्लान किया जाता है उस समय इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। लोग ने अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स का देखा होता है कि उसका हाथ से किया था, उसका पाँव से किया था, तो उसके हिसाब से उनको थोड़ा बहुत आधा ज्ञान रहता है। उनको बेसिकली इस रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, किस चीज़ में पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल है, किस चीज़ में डॉक्टर क्यों कौन सा रूट डिसाइड करता है, ये उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और कई बार लोग अपनी प्रेजुडिस से, अपनी थॉट्स को से डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मेरे को तो हाथ से ही करवाना है, मेरे को तो पाँव से ही करवाना है, मेरे पहले फ्रेंड के साथ वैसा हो गया था, उसका तो खून जम गया था वहाँ पे, तो आप ऐसा करिए। तो बेसिकली अगर आपको इस बारे में जानकारी होगी तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे और डॉक्टर ने क्या रूट कैसे सिलेक्ट किया और उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बेसिकली आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे यहाँ, लेकिन बेसिक एक जनरल आइडिया डेवलप करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेडियल और फीमोरल आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है इस बारे में बात करेंगे। रेडियल एंजियोप्लास्टी में हम हार्ट की नली में कैनुला इंसर्ट करते हैं जिसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं। कैनुला इंसर्ट करते हैं, कैथेटर हार्ट के पास ले जाते हैं और उसमें वायर या बलून क्रॉस करके एंजियोप्लास्टी करते हैं। जबकि फीमोरल एंजियोप्लास्टी में पाँव की नली, यानी कि पेशेंट को जब हम सीधा लिटाते हैं तो पाँव में जांघों के पास एक जो जगह है जहाँ क्रीज होता है वहाँ पे जो पाँव की नली है जिसे फीमोरल आर्टरी बोलते हैं उसे हम पैल्पेट करके लोकेट करते हैं और उसे फिर वहाँ पे हम पंचर करते हैं। और ये जो एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर है, वायर बलून क्रॉस करने का प्रोसीजर, हम पाँव की नली के द्वारा करते हैं, तो इसे फीमोरल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। बेसिकली रेडियल एंजियोप्लास्टी का फ़ायदा ये है कि कंपेरेटिवली पेशेंट को ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि प्रोसीजर होने के आधे एक घंटे के बाद ही वो चलना फिरना चालू कर सकता है और 2 घंटे के बाद अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो पेशेंट को हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। रेडियल एंजियोप्लास्टी अगर करते हैं तो भले डिस्चार्ज 1 से 2 दिन बाद होता है, लेकिन चलना फिरना पेशेंट 4-6 घंटे के बाद चालू कर सकता है। कंपेरेटिवली इसमें पेशेंट को हाथ के द्वारा होता है तो ये सामने जो पंचर साइट है वो भी दिखता रहता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसको भी मैनेज या विजुअलाइज करना थोड़ा ईजियर रहता है। इसमें नुकसान ये है कि कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा पेनफुल ज़्यादा रहता है और क्योंकि हाथ की नली थोड़ी छोटी ज़्यादा रहती है तो कभी कभी इसके डैमेज होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। इसमें स्पाज़म होने का चांस ज़्यादा रहता है, यानी वो चौंट जाए या सिकुड़ जाए, अचानक से स्पाज़म हो जाए, इसका चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। और नुकसान एक ये भी है कि नली क्योंकि काफ़ी छोटी रहती है तो अगर बड़े साइज़ के कैथेटर्स वगैरह हमें यूज़ करना है या हार्ट की नलियों में अगर कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज वगैरह हमें करना है, बड़े प्रोसीजर्स अगर करना है जिसमें बड़े डिवाइसेस हमें हार्ट में लेके जाने हैं, जिसमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसे कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी बोला जाता है, तो उसके लिए कम सपोर्टिव रहता है, उतना ज़्यादा ऑपरेटर को करने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसके लिए कभी कभार रिजल्ट्स कंपेरेटिव थोड़े अफेक्टेड हो सकते हैं। रूटीन सिंपल एंजियोप्लास्टीज करने के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ
पे ऑलमोस्ट रिजल्ट्स बराबर आते हैं। इनफैक्ट इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस थोड़ा कम रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा रेडियल एंजियोप्लास्टी का ये है कि इसमें ब्लीडिंग रिस्क काफ़ी कम रहता है। रेडियल नली क्योंकि कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी नली हाथ के ऊपर ही रहती है, तो इसे ऑब्जर्व करना भी काफ़ी इजी रहता है। और पाँव की नली के कंपैरिजन में इसको लोकेट करना, पैल्पेट करना और पंचर करना थोड़ा ईजियर रहता है। कंपेरेटिवली हाथ में खून जमा होने का चांस, जिसे हेमाटोमा बोलते हैं, वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम रहता है। अब बात करेंगे फीमोरल एंजियोप्लास्टी के एडवांटेज के बारे में। जैसा कि हमने बात किया, फीमोरल आर्टरी का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर हमें हाई साइज के कैथेटर्स वगैरह लेके जाने हैं या कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करनी है जहाँ पे हमें कैथेटर को ज़्यादा सपोर्ट में पोजीशन में हार्ट में रखना है और उसमें अगर वायर वगैरह पास करते समय हमें ज़्यादा सपोर्टिव कैथेटर्स की ज़रूरत है या वायर्स की ज़रूरत है या बलून्स को क्रॉस करने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत हार्ड ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, वहाँ पे फीमोरल एंजियोप्लास्टी ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है क्योंकि इसमें नली का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये बड़े साइज़ के कैथेटर्स को यूज़ करने में मदद करता है। सेकेंडली, क्योंकि आर्टरी बड़ी होती है तो इसमें क्लॉट होने का या स्पाज्म होने का चांस भी कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसमें पेशेंट को पेनफुल नहीं होता, प्रोसीजर के दौरान पेन नहीं होता। ये प्रॉब्लम फीमेल पेशेंट्स या मिडिल एज पेशेंट्स में जिनकी एंग्शियस पर्सनैलिटी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि उनको बहुत ज़्यादा रेडियल आर्टरी में से एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उनको पेन ज़्यादा होता है और वो कई बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई बार इतना पेन भी होता है। पर खैर ऑब्वियसली उसका चांस काफ़ी कम है, 100 में से 1-2 लोग को ही उतना पेन होता है जिनका सेंसिटिविटी लेवल थोड़ा ज़्यादा कम है। पर अदरवाइज फीमोरल आर्टरी पेशेंट के लिए पेनफुल कम होता है। डिसएडवांटेज ये है कि फीमोरल आर्टरी से जब हम एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर कोई भी करते हैं तो 4 से 6 घंटे तक पेशेंट को लेटे रहना पड़ता है। वो उठा के बैठा नहीं सकते, उसको अगर उठा के बैठाते हैं तो पंचर साइड से सीवियर ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। पेशेंट को कई बार 12 से 24 घंटे तक भी कंटिन्यूस लेटे रहना पड़ता है, जिसमें पेशेंट को अकड़न भी हो जाती है, पीठ का दर्द वगैरह हो जाता है, पेशाब अटक जाती है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कई बार पाँव की नलियों से एंजियोप्लास्टी करने के दौरान होते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है पाँव की नलियों से जो एंजियोप्लास्टी करते हैं उसमें ब्लीडिंग का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नली को हम जब हम पैल्पेट करते हैं तो वहाँ फैट टिश्यू वगैरह भी ज़्यादा रहता है, कई बार लोकेट करने में भी कई बार मुश्किल होती है। और क्योंकि नली का साइज़ भी बड़ा है तो कई बार इसमें ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार क्योंकि सामने दिखती नहीं है और ब्लड अंदर अंदर कई बार सीप करता रहता है, तो कई बार काफ़ी देर के बाद पता चलता है कि सिग्निफिकेंट इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, जो कि जानलेवा भी कभी कभी हो सकती है। तो ब्लीडिंग रिस्क के टर्म्स में फीमोरल एंजियोप्लास्टी थोड़ी सी इनकन्वीनियंट है। ऑपरेटर के हिसाब से अगर आप देखें तो उसको प्रोसीजर करने में ज़्यादा मदद पाँव की नली में मिलेगा। पेशेंट के हिसाब से या कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हाथ की नलियाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल मानी जाती है। पहले के ज़माने में ज़्यादातर पाँव की नलियों से प्रोसीजर करने का ट्रेंड था। आजकल ज़्यादातर पेशेंट भी और डॉक्टर भी दोनों ही हाथ की नलियों से एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम है और पेशेंट तुरंत चलना फिरना चालू कर सकता है। तो कंटिन्यूसली लेटे रहने का प्रॉब्लम और उसमें पीठ का दर्द या यूरिन रिटेंशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंपेरेटिवली कम रहती है। हाथ की नली से जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो 2 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। पाँव की नली से हम करते हैं तो 4 से 6 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी में ऑब्वियसली 1 से 2 दिन पेशेंट हॉस्पिटल तो रहता है, तो इसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हाथ से किया या पाँव से किया, उसमें मोस्टली डिस्चार्ज टाइम बाकी पैरामीटर से डिसाइड होता है। पर एक्सेस साइट कहाँ से यूज़ किया उससे एंजियोप्लास्टी के डिस्चार्ज टाइम में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, हमने काफ़ी इस बारे में ऑलरेडी बेसिकली चर्चा कर ही ली है। रेडियल एंजियोप्लास्टी जब हम करते हैं तो इसमें पेन का ज़्यादा चांस है, ब्लीडिंग का चांस कंपैरेटिवली कम है, नली के स्पाज्म होने का या क्लॉट होने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। पाँव की नली से हम करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। किसी किसी केस में ब्लड वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो एक हिमेटोमा बन जाता है। कभी कभी पाँव की नली से जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक सूडो एन्यूरिज्म बन जाता है, जिसमें वहाँ की आर्टरी और वेन यानी कि ये दोनों नलियाँ जो पास पास से गुजरती हैं उनमें आपस में कनेक्शन बन जाता है। क्योंकि अंदाज से जब कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे पंचर करता है तो कभी कभी नीडल थ्रू एंड थ्रू भी जा सकती है, यानी दोनों नलियों में एक कनेक्शन गैप डेवलप हो जाता है जिससे सूडो एन्यूरिज्म बोलते हैं। और इसको कभी कभार बहुत लंबे समय तक पेशेंट को पेन भी होता है उसकी वजह से, और इसको बंद करना भी काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। कभी कभी बहुत लॉन्ग समय तक पेशेंट को उसको कंप्रेशन देना पड़ता है और कभी कभी उसे माइनर सर्जरी की भी उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए सूडो एन्यूरिज्म का चांस कंपैरेटिवली फीमोरल आर्टरी की एंजियोप्लास्टी में ज़्यादा है, रेडियल आर्टरी की एंजियोप्लास्टी में कंपैरेटिवली उसका चांस कम है। खून का थक्का जमा होना यानी हिमेटोमा जब बनने का चांस भी पाँव की नली में ज़्यादा है। ऐसे केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो। कंपैरेटिवली हिमेटोमा होने का चांस हाथ की नलियों में ज़्यादा है। मैनेज करना भी हाथ की नलियों में थोड़ा सा ईजी रहता है
क्योंकि आप हाथ को थोड़ा ऊंचा करके लटका भी सकते हो, पट्टी वगैरह बांधना और उसको ऑब्जर्व करना भी बार बार थोड़ा ईजी रहता है। पाँव की नलियों में क्योंकि वो कपड़ों के अंदर रहता है तो कई बार मिस भी हो जाता है और उससे मैनेज करना भी कभी कभी थोड़ा सा टफ होता है। ज़्यादातर इस तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जान का खतरा नहीं होता है, ज़्यादातर मैनेज हो जाते हैं और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भयभीत होने का या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर मैनेज हो जाते हैं। बहुत रेयरली किसी को कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और जान का खतरा या इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस हो जाता है, पर अदरवाइज मोस्टली इन सब कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को सिग्निफिकेंट लाइफ रिस्क नहीं होता और ज़्यादातर 1 से 2 दिन में मैनेज इनको किया जा सकता है। लेस देन 1% ऑफ द केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन थोड़े डेंजरस लेवल ले लेते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशंस की बात करेंगे, कब हम रेडियल को प्रेफर करते हैं, कब फीमोरल को प्रेफर करते हैं। अगर पेशेंट कंफर्ट की बात करें तो रेडियल ज़्यादा प्रेफरेबल है, डॉक्टर के कंफर्ट की बात करें तो फीमोरल ज़्यादा प्रेफर्ड है। अक्यूट हार्ट अटैक की सेटिंग्स में क्योंकि खून पतला करने की दवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी जाती है, ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होता है, कन्वीनियंट ज़्यादातर रेडियल एंजियोप्लास्टी होता है, तो ज़्यादातर अक्यूट हार्ट अटैक में एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स ज़्यादातर हाथ की नलियों से प्रेफर करते हैं। हम भी ऑलमोस्ट 95% केसेस हाथ की नलियों से ही करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स कई बार ऐसे सिचुएशन में पाँव की नली भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा सपोर्ट बेटर मिलता है। गलत नहीं है वो भी, लेकिन कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस हाथ की नली में कम है। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी है जहाँ टफ एंजियोप्लास्टीज है, जहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, नलियों में कैल्शियम है, नलियाँ टेढ़ी मेढ़ी है, बड़े कैथेटर्स की ज़रूरत है, वहाँ पाँव की नलियों को प्रेफर किया जाता है क्योंकि हाथ की नली का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। एक पेशेंट में मल्टीपल प्रोसीजर्स करने हो या मल्टीपल बार एंजियोप्लास्टी करना हो तो आप यूजली चेंज करते हैं, कभी हाथ से किया कभी पाँव से किया, पर मल्टीपल बार अगर प्रोसीजर करने की ज़रूरत है तो पाँव की नलियाँ ज़्यादा प्रेफर होती है क्योंकि इसमें नली के डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली कम होता है। हाथ की नली 3-4 बार यूज़ करने के बाद यूजली परमानेंट उसमें काफ़ी केसेस में वो डैमेज हो जाती है और रिपीट प्रोसीजर करना कई बार मुश्किल होता है क्योंकि उसमें क्लॉट जम जाता है। तो इसलिए पाँव की नलियों को मल्टीपल प्रोसीजर्स वाले पेशेंट्स में थोड़ा प्रेफर किया जाता है। उम्र दराज पेशेंट में जहाँ बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम है और आर्टरी कई बार बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, वहाँ कभी कभी हम पाँव की नली को प्रेफर करते हैं। हालांकि दोनों ही केसेस में इसमें ब्लीडिंग रिस्क कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है और इसमें बॉडी कैसी है और कौन सी आर्टरी में कितना कैल्शियम वगैरह है वो केस टू केस वेरी करता है। तो इसमें कई बार अलग अलग केसेस में ऑपरेटर्स अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। जहाँ पर आपको इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी करनी है यानी कि इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ओसीटी करना है, वहाँ दोनों ही रूट्स को प्रेफर किया जा सकता है। इसमें सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस नहीं पड़ता क्योंकि दोनों कैथेटर्स का साइज लगभग दोनों रेडियल आर्टरी फीमोरल के लिए दोनों के लिए सूटेबल है, तो इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो तो डेफिनेटली आप फीमोरल प्रेफर करते हैं। जहाँ पे आपको रोटाब्लेशन करना हो यानी हार्ट में एक डायमंड कोटेड ड्रिल आता है जहाँ से आप कैल्शियम को थोड़ा अब्लेट करके उसको निकालते हैं ताकि स्टेंट किया जा सके, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ज़्यादातर अगर एंजियोप्लास्टी की जाती है तो उसमें क्योंकि बर का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है और ये कैथेटर जो हम यूज़ करते हैं उसका साइज़ रेगुलर से थोड़ा बड़ा रहता है, लगभग 7 फ्रेंच या 8 फ्रेंच गाइड को काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। तो वैसे केसेस में आप पाँव की नलियों को प्रेफर करते हैं। हाथ की नलियों से भी कर सकते हैं लेकिन कंपेरेटिवली सपोर्ट वगैरह आपको पाँव की नलियों से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी को अनॉमलस वेसल्स है यानी कि नली अबनॉर्मल साइड से ओरिजिनेट कर रही है जिसमें कि कोई नेचुरल वेरिएशन है, हज़ारों लाखों में से एक दो केस में ऐसा होता है कि नली नॉर्मल जगह के बदले कोई अबनॉर्मल जगह से ओरिजिनेट कर रही है जिसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, रेगुलर कैथेटर्स वहाँ पे बैठते नहीं हैं, तो ऐसे केसेस में जिसे अनॉमलस वेसल्स बोलते हैं वहाँ हाथ की नलियों को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें कैथेटर बिठाने के लिए कुछ बेटर एंगल्स मिलते हैं, तो हाथ की नलियों से उसे कैनुलेट करना थोड़ा बेटर मिलता है। जब हाथ की नली से ना हो पाए तो आप रूट चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। ग्राफ्ट वाले एंजियो यानी पोस्ट बाईपास वाले पेशेंट्स में जहाँ हमें एंजियोग्राफी करना है वहाँ सारे ग्राफ्ट्स को कैनुलेट करना पाँव की नली से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। स्पेशली जो लेफ्ट इंटरमेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट होता है जो कंधे से लिया जाता है उसको हाथ की नली से कैनुलेट करना उल्टा पड़ता है, यहाँ से जाके आपको पूरा दूसरी साइड तक पहुँचना पड़ता है, तो ये उल्टा पड़ता है। इसके लिए ज़्यादातर ऐसे केसेस में पाँव की नलियों को प्रेफर किया जाता है। इंडिविजुअली अगर कोई एक आध दो ग्राफ को लोकेट करना हो या मल्टीपल ग्राफ्स जहाँ पेशेंट में ना हो वहाँ पे आप हाथ की नली को भी प्रेफर कर सकते हैं, पर ऐसे केस में ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट पाँव की नली को प्रेफर करते हैं। लास्ट में बात करेंगे इसके अलावा कौन से रूट्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी अगर हाथ और पाँव की नली एक्सेसिबल नहीं है तो ब्रेकियल आर्टरी यानी हाथ के बीच वाले पोर्शन में जो आर्टरी होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हाथ के पीछे जिसे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं, ये एरिया में भी कभी कभी आर्टरी को पंचर किया जा सकता है। कभी कभी पाँव की नलियों से भी प्रोसीजर्स किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें कैथेटर के साइजेस वगैरह में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। पाँव की नलियों वगैरह के एंजियोप्लास्टीज वगैरह में कई बार हम
पाँव की नलियों से ही डायरेक्टली पॉप्युलेटर आर्टरी या एंटीट्यूबल आर्टरी वगैरह से भी डायरेक्ट पंचर करके उनको यूज़ कर सकते हैं। हाथ की नलियों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राइट हैंड को यूज़ करें, हालांकि ज़्यादातर हमेशा ऑपरेटर्स क्योंकि राइट साइड ऑफ द पेशेंट में खड़े होते हैं तो वो राइट हैंड या राइट लेग को ही प्रेफर करते हैं। पर कभी कभी जब राइट हैंड और राइट लेग या तो डैमेज हो या वहाँ से एक्सेस अवेलेबल नहीं हो तो लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग को भी यूज़ किया जा सकता है। पर ऑपरेटर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि उसको या तो पेशेंट के लेफ्ट साइड पे आके प्रोसीजर करना पड़ता है या अक्रॉस पेशेंट के जाके उनको प्रोसीजर करना पड़ता है। इनके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल रूट्स हैं उसको करने में डॉक्टर को पेशेंट को दोनों को ही अनकंफर्टेबल होता है और कई बार उस साइज़ के अप्रोप्रिएट कैथेटर्स नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल वैसे रूट्स जो है रेडियल और फीमोरल रूट्स के अलावा बाकी जो रूट्स है वो तभी यूज़ किए जाते हैं जब कोई रेगुलर रूट्स को यूज़ करने में कोई बाधा हो या कोई प्रॉब्लम हो या वो रूट्स पहले से ही बंद हो तो कोई दूसरा साइड को यूज़ किया जाता है। यूजुअली ये अल्टरनेटिव साइड्स में मैनिपुलेशन कई बार थोड़ा टफ पड़ता है, ये आर्टरीज भी कई बार छोटी साइज़ की होती है तो कई बार इसमें डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा लंबे कैथेटर्स का ज़रूरत पड़ता है और ज़्यादातर जो कन्वेंशनल कैथेटर्स है उसका साइज़ कभी कभी हम दूसरी साइड से अगर करते हैं तो छोटे पड़ जाते हैं, तो आपको एंजियोप्लास्टी करना मुश्किल होता है क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज जो कैथेटर्स बनाती हैं वो रेगुलर साइजेस के हिसाब से ही बनाती हैं। लास्ट में मैं फिर से ही बात करेंगे कि टॉपिक कॉमन लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ऑब्वियसली ये डिसीजन डॉक्टर का ही होता है कि वो हाथ से करना चाहता है या पाँव से करना चाहता है, लेकिन कई लोग को थोड़ा सा एक दूसरे को देख के थोड़ा बहुत पार्शियल नॉलेज होता है तो वो डॉक्टर्स के डिसीजन में इंटरफेयर करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हाथ से क्यों किया, पाँव से क्यों किया, और उसमें वो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उस बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कई बार लोगों की प्रेजुडिसेस भी होती हैं कि वो डॉक्टर्स के डिसीजन में इंटरफेयर करते हैं कि नहीं मुझे तो हाथ से ही करवाना है, मुझे तो पाँव से ही करवाना है, वैसा वो लोग भी चॉइसेस भी देते हैं डॉक्टर्स को। तो अगर आपको इस बारे में बेटर थोड़ा नॉलेज हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर के साथ डिसीजन मेकिंग में सहभागी हो सकते हैं और एक बेटर और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। बेसिकली हमारे इस चैनल का पर्पज़ ये है कि कार्डियक रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड जो भी हम प्रोसीजर्स करते हैं या जो भी बीमारियां इससे रिलेटेड होती है हार्ट से रिलेटेड, उस बारे में हम पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को अवेयर करें ताकि वो अपनी बीमारियों को बेटर समझ सकें और उसको लिए थोड़ा बेटर डिसीजन ले सके और उनके मैनेजमेंट में डॉक्टरों के साथ सहभागी हो सके। आज के डेट पे जहां हम कोई भी मटेरियल इक्विपमेंट परचेज करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो स्पीकर्स हो, टेलीविजन हो, गाड़ी हो, जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसमें यूट्यूब पर हम 50 रिव्यूज़ देखते हैं और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सबसे अच्छी है, वो हम चूज़ करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसा अभी तक नहीं है। ज़्यादातर लोग सिर्फ डॉक्टर्स पर रिलाई करते हैं या अपने रिलेटिव्स पर रिलाई करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, जो कि काफ़ी बार गलत भी हो सकता है, काफ़ी बार बायस्ड भी हो सकता है। तो ये चैनल का पर्पज़ ये है कि ये आपको हम एजुकेट करना चाहते हैं ताकि आपको अपनी बीमारी के बारे में अप्रोप्रिएट नॉलेज मिले और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और आपके पेशेंट या आपके खुद के मैनेजमेंट की बीमारी के मैनेजमेंट के लिए आप कोई प्रॉपर डिसीजन लेके उसमें सहभागी बन सकें। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स है, हार्ट या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसे शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस या कोई टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में आते हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं या ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपके दिमाग में अगर रह जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के वो इन्फॉर्म करें तो हम आपको उनको क्वेरीज को सॉल्व करने में मदद करेंगे।